उम्मीद है कि ये कहानियां पूरे देश को प्रेरित करेंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में है जिज्ञासा, और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, देखेंगे पूरी खबर, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से और देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन भी। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का महासंग्राम और महासंकट क्या अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, और क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दे सकते हैं आज इस्तीफा। इसी पर होगी आज की खास चर्चा। साथ ही बात करेंगे कि अगले राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों की क्या हैं गतिविधियां, और इसके साथ ही 3 लोकसभा और 7 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए जारी मतदान पर भी रहेगी हमारी खास नजर। साथ ही होंगी कुछ और भी बड़ी खबरें और कुछ अहम सवाल भी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक अब निर्णायक दौर में। शिवसेना के बागी खेमे में अब 40 के करीब विधायक पहुंचने की खबर। एनसीपी ने उद्धव के प्रति जताया समर्थन। मातोश्री में शिवसेना की बैठक जारी। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर, पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नवनिर्मित वाणिज्य भवन का किया उद्घाटन। निर्यात पोर्टल भी किया लॉन्च। पीएम ने कहा पिछले साल ऐतिहासिक वैश्विक व्यवधान के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी करीब 50 लाख करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कल ब्रिक्स व्यापार बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में है निवेश की अपार संभावनाएं। अकेले डिजिटल अर्थव्यवस्था में है 2.5 खरब की संभावना। देश में बढ़ते कोविड के मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बुलाई समीक्षा बैठक। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी होंगे शामिल। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंताजनक। 32 जिलों में 54 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित। मारे जाने वालों की संख्या 100 से अधिक। और अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप में मारे जाने वालों की संख्या 1000 के पार। अफगानिस्तान सरकार ने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले एजेंडे की, जिस पर हम करेंगे खास चर्चा। और वो एजेंडा है कि क्या महाराष्ट्र का जो राजनीतिक उठापटक का दौर है वो अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। यानी कि जो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक पिछले कई दिनों से चल रहा है, क्या वो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे इस बीच में। और इसके बाद से उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट और गहरा गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कर दिया है बहुमत का दावा। शिवसेना के बागी खेमे में अब 40 से भी अधिक विधायक। उधर एकनाथ शिंदे ने अपने खेमे में निर्दलियों को मिलाकर 46 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए अस्वाभाविक मोर्चे से बाहर निकलना जरूरी है। पिछले 2.5 वर्षों में अकाली सरकार ने केवल घटक दलों को फायदा पहुंचाया और शिव सैनिकों को भारी नुकसान। उद्धव ठाकरे ने इस बीच आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है और लगातार ये बैठक चल रही है। शिवसेना की सहयोगी एनसीपी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है।
कल शाम उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावना व्यक्त की थी और उद्धव ठाकरे ने कल ही मुख्यमंत्री का सरकारी आवास छोड़ दिया था। और इसी बीच ये बात चल रही है कि क्या उद्धव ठाकरे दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। शिवसेना के बागी विधायक कर सकते हैं राज्यपाल से संपर्क और अलग दल की मांग कर सकते हैं या शिवसेना पर ही दावा कर सकते हैं। पूरे मामले पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। तो ये पूरा जो मामला है इसमें क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और साथ ही कौशलेंद्र शर्मा जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत। मैं पहले श्यामा के पास चलता हूं। श्यामा, मातोश्री में बैठक चल रही थी शिवसेना की और एनसीपी ने भी अपनी बैठक बुलाई है। ये क्या कोशिश है? क्या सरकार बचाने की कोशिश है या फिर पार्टियां बचाने की कोशिश है शिवसेना को और एनसीपी को? जी बिल्कुल लालचंद्र, अगर आप देखें तो सबसे पहला प्रयास यही होगा कि सरकार बचाई जाए, लेकिन सरकार बचाए कैसे? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जो बड़ा मोटा नंबर है, आंकड़ा है शिवसेना के एमएलएस का, विधायकों का, वो एकनाथ शिंदे के गट में जाता हुआ दिख रहा है। जो लेटेस्ट अगर हम आपको बताएं तो एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये वीडियोस और फोटोज सामने आए हुए हैं जहां पर 42 विधायकों का उन्हें समर्थन है। वो एक पिक्चर उन्होंने ग्रुप पिक्चर शेयर किया है जहां पर वो सामने आया हुआ है ग्रुप पिक्चर जहां पे 42 विधायक एक साथ हैं। यानी कि आप साफ साफ समझें तो ये जो 37 का आंकड़ा है वो पार कर चुका है। लेकिन इसमें निर्दलीय भी हैं। तो अगर आप देखें तो शिव सैनिक जो हों या जो शिवसेना के विधायक हों, वो अगर 37 आ जाते हैं या उससे नंबर आंकड़ा पार कर जाता है तो आप समझ लीजिए कि सरकार पर बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ पर ये एक भी प्रश्न चिन्ह है कि सरकार को खतरा अगर उद्धव ठाकरे खुद जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ चली जाती है तो सरकार को ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में अलग तरीके से बनाया जा सकता है। सरकार एमवीए गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन से निकला जा सकता है। वहीं अगर आप देखें तो आपने भी जिक्र किया एनसीपी की भी बैठक चल रही है, बीजेपी की तरफ से भी जो देवेंद्र फडणवीस हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनके घर पे भी लगातार मीटिंग्स का सिलसिला शुरू है। मातोश्री पे भी सीनियर लीडर्स जो शिवसेना के हैं उनके साथ में मीटिंग शुरू है। शिवसेना यहाँ पर दावा ये कर रही है कि उनके साथ में अभी फिलहाल 18 जो शिवसेना के विधायक हैं उनका समर्थन उन्हें प्राप्त है। तो आंकड़ा थोड़ा यहाँ वहां हो रहा है। अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके पास में 46 लोग हैं उद्धव ठाकरे या शिवसेना जो अभी है फिलहाल, वो कह रहे हैं उनके पास 18 है। तो अब नंबर मैच नहीं कर पा रहा है। तो कौन कितना दावा करता है जब ये हस्ताक्षर हो जाता है या एक तरीके से वो फिजिकल प्रेजेंट होते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है, तभी ये बात क्लियर हो पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है कि जो ये एमवीए के अलग घटक हैं, कांग्रेस की बात कर लीजिए, एनसीपी की बात कर लीजिए, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि शिवसेना मना ले अपने विधायकों को, नाराज विधायकों को, पर ये कितना हो पाता है ये हम सभी के सामने जाहिर है। तो ये बहुत मुश्किल लग बने रहिए श्यामा, हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त पूरे मामले को हम राम कृपाल जी से समझें उसके पहले कौशलेंद्र शर्मा जी के पास ही चलते हैं। कौशलेंद्र शर्मा जी, इसे बिल्कुल जिसे कहते हैं गंभीरता से नहीं लीजिएगा। पूछ रहा हूं आप किस खेमे में हैं, उद्धव ठाकरे वाले खेमे में या एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना में? जिस शिवसेना को आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे ने करोड़ों शिव सैनिकों के सामने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को पक्ष प्रमुख बनाया था जी, हम उसी शिवसेना की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी शिवसेना के साथ चलिए। वैसे एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया है कि बाला साहब ठाकरे वाला असली शिवसेना अब उनके पास है, लेकिन चलिए हम आपको उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में मान के पूछते हैं। ये बताइए कि क्या उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि कोई और चारा तो अब दिखाई नहीं दे रहा। कौशलेंद्र जी, बिल्कुल समय आने दीजिए, समय आने पर इस्तीफा हमें देना पड़ेगा या जो मन में ख्याली पुलाव पकाए हुए लोग हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये वक्त बताएगा।
वक्त आने दीजिए, वक्त आने के साथ सब कुछ फैसला हो जाएगा। अच्छा। हम बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। हाँ। ऐसे झोंकों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। ऐसे झोंकों से हम डट करके मुकाबला करने वाले लोग हैं। यही बात बाला साहेब ठाकरे जी ने सिखाई थी। बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी गद्दारी करना शिव सैनिकों को नहीं सिखाया था। लेकिन आरोप तो यही है ना कि बाला साहब के रास्ते पर रहे नहीं, यही तो आरोप है एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों का। लौटता हूं आपके पास कौशलेंद्र जी, लेकिन मैं समझता हूं जरा रामकृपाल जी से। रामकृपाल जी, जो हम कह रहे हैं कि अब निर्णायक दौर आ गया है इस महासंग्राम, इस महासंकट का, महाराष्ट्र के महाअघाड़ी का, अब ये निर्णायक दौर आ गया है, तो क्या लगता है अब आज कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है? उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, या फिर राज्यपाल से जो बागी गुट है और बीजेपी मिलकर संपर्क कर सकते हैं? रामकृपाल जी, किस दिशा में महाराष्ट्र जाता हुआ दिख रहा है? राजचंद्र जी, देखिए, ये जो पॉलिटिकल राजनीतिक घटनाक्रम चाहे जो भी हो जाए जी, लेकिन एक बात बहुत साफ हो चुकी है कि 2.5 साल पहले महाराष्ट्र की जनता ने जो निर्णय किया था, वो निर्णय अब जो 2.5 साल की जिस तरह से सरकारें, मतलब बीजेपी और शिवसेना ने मिल करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, और जनता ने ये इसी बीजेपी और शिवसेना को ही बहुमत का दिया था, उन्हीं को नैतिक अधिकार दिया था कि वे सत्ता संभाले। तो जो 2.5 साल नहीं हो पाए, आगे क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन था वो समाप्त हो चुका है। चाहे जितनी कोशिशें कर ली जाए, लेकिन ये महाअघाड़ी सरकार तो गई। अब इसके बाद राष्ट्र शासन लगता है, या फिर से जैसे मैंने कहा कि जो महाराष्ट्र की जनता का संदेश था कि बीजेपी और शिवसेना मिल करके राज करें, तो वो होता है या नहीं होता है, ये अलग की बात है। लेकिन अघाड़ी सरकार अब खत्म हो चुकी है। ऐसा तो टेक्निकल ग्राउंड पर चाहे 2-4 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, कई बार कोर्ट में मामला जाता है, लेकिन अघाड़ी सरकार के बने रहने का न तो देखिए कोई नैतिक औचित्य है, न वैधानिक औचित्य है। बाकी रही, हम सबको इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। और जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं श्यामा, कि अब अघाड़ी सरकार के बचने की संभावना तो नहीं दिख रही श्यामा, तो ऐसे में वहां पर जो मुंबई में गतिविधियां हैं महाअघाड़ी में, और क्या राज्यपाल भवन में भी अभी कोई गतिविधि है, या ये तीनों पार्टियां जो हैं ये अंतिम कोशिश कर रही हैं सरकार बचाने की? अंतिम कोशिश तो बिल्कुल लगी हुई है तीनों की ओर से, और यही कोशिश की जा रही है कि जो नाराज विधायक हैं वो वापस आ जाएं। साथ ही जो घटक पक्ष हैं कांग्रेस और एनसीपी, वो अभी भी मान के चल रहे हैं कि ये सारे जो विधायक जो गए हुए हैं गुवाहाटी, वो वापस लौट जाएंगे। और जयंत पाटिल का हमने स्टेटमेंट भी सुना, जहां पर वो मीटिंग ले रहे थे एनसीपी की, जो चीफ शरद पवार के घर पर मीटिंग जो चल रही थी, उसके बाद वो आके उन्होंने मीडिया को संबोधन किया और उन्होंने साफ कहा कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि सारे जितने भी विधायक गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। ये एक सिनेरियो है, अगर वापस आ जाते हैं तो सरकार बच जाती है। लेकिन वहीं अगर हम ये सिनेरियो जहां देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे करीबन लगभग साफ कर चुके हैं पिक्चर कि उनके पास में 42 विधायक हैं, उनका पूरा समर्थन है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि उनके पास में 46 ओवरऑल विधायकों का समर्थन है। तो यहाँ पे लगभग पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो वर्षा बंगलो छोड़ चुके हैं। कल उन्होंने संबोधन भी किया, एक बहुत भावुक संबोधन किया। साथ ही उन्होंने जो बागी एमएलएज हैं, विधायक हैं, उनसे संवाद साधने की कोशिश भी की कि अगर आप शर्मा, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी कुछ कह सकती है। सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस तरह से लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, और वो जनप्रतिनिधि सिर्फ अपनी सीट के लिए नहीं होता, जनता के लिए होता है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूरी दिल्ली वासियों की जिनको चिंता करनी है,
इसके साथ साथ उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी नई दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की भी चिंता करनी है। और मेरा मानना है कि पूरे देश के अंदर जो भी जनतांत्रिक व्यवस्था से प्रतिनिधि बने हैं, वो चाहे किसी बड़े से बड़े पद पर पहुंचे हो, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्रों, संसदीय क्षेत्र को वो अपने परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, उन्होंने जिनके नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है जिनका, वहां पर उन्होंने जन समस्याओं के लिए जो जन संवाद करना था। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर, और बाकी मुद्दों पर भी वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त में हम ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो महाराष्ट्र के मुद्दे पर जो हम चर्चा कर रहे थे उस चर्चा को जारी रखेंगे अपनी संवाददाता श्यामा के साथ भी और अपने दोनों खास मेहमानों के साथ भी। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि हमने बताया था, महाराष्ट्र के मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों जुड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा भी हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी और कौशलेंद्र शर्मा जी, जो कि शिवसेना बिहार के अध्यक्ष हैं। कौशलेंद्र जी, जो एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए हुए आपके लोग जो कह रहे हैं, अपनी आपत्ति जो दर्ज करा रहे हैं, मोटे तौर पर तीन आपत्ति है। एक तो आपने विधायकों मंत्रियों की कुछ सुनी नहीं, मंत्रियों ने मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की नहीं सुनी और मंत्रियों ने विधायकों की नहीं सुनी। दूसरी बात ये कि आपने लगातार भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज किया। सरकार के दो मंत्री जेल में हैं और भी कई आरोप हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने कॉम्प्रोमाइज किया। और तीसरी बात यह कि आपने अननेचुरल यानी ऐसा गठबंधन बनाया जिसमें शिवसेना के विधायकों ने घुटन महसूस की। तो यहां तक जो स्थिति पहुंची, इसके लिए शिवसेना खुद जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे खुद जिम्मेदार है। आपके तीनों प्रश्नों को मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहली बात कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों से मिलने के लिए वक्त नहीं निकाला। आप जानते हैं कि विगत 2 सालों से कोविड का चल रहा था, कोविड का समय था और महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित था। अच्छा, उस समय भी जो जनता के हित में फैसले लेने थे, उस फैसले में कभी मुख्यमंत्री ने कभी
पीठ नहीं दिखाई। उन्होंने जनता के सामने बढ़कर के उनके कोरोना के समय में आगे बढ़ के काम किया। हो सकता है उस कोरोना के समय में कुछ विधायक मिलना चाहते हो, क्योंकि उस समय कोविड के जो नियम बने हुए थे उस नियम के चलते हो सकते है कुछ बाधाएं आई होगी। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात कि शिवसेना, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना एक जब बाला साहेब ठाकरे जी ने भी बनाई थी तो हमारे लिए विधायक कोई महत्वपूर्ण पद नहीं होता है। विधायक शिवसैनिक बनाते हैं। वो शिवसेना को अगर मिलने के लिए पहली प्राथमिकता होती है, विधायक बाद में होती है, क्योंकि विधायकों का चुनाव तो शिवसैनिक है। अगर शिवसैनिक रहेंगे तो हजारों विधायक पैदा कर सकते हैं। ये शिवसेना के संगठन का मामला है। और भ्रष्टाचार, बात आपने कहा, भ्रष्टाचार और विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर मैं आना चाहता हूं। भ्रष्टाचार का आरोप तो जो हमारे जिन्हें आप शिवसेना के बागी कह रहे हैं उनका आरोप नहीं है। ये आरोप हमारे विपक्ष के कुछ जो लोग हैं उनका आरोप है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। हम भी बता सकते हैं कि जिन पर आरोप आप शिवसेना के लगा हो सकता है, मे भी ऐसी कोई संभावना नहीं। विचारधारा वाले पर भारतीय कल होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो ये सब पवित्र हो जाएंगे। ये कौन सा आरोप लगता है? ठीक है। तीसरा बात विचारधारा पर। विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज कभी शिवसेना आज तक नहीं की। लेकिन वो करने के बाद ही तो आप महाअघाड़ी बनाई आपने। बिल्कुल, महाअघाड़ी बनाना या किसी दूसरे लोगों के साथ सरकार बनाना जी, ये कोई गैर संवैधानिक काम है क्या? अगर ये गैर संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है जी। बिल्कुल, हम विचारधारा की ही बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की जिसके साथ समझौता नहीं किया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो हम कहाँ विचारधारा के साथ समझौता? उनकी जो अपनी विचारधारा है। आपका जो आरोप है कि हम कांग्रेस में चले गए तो हमारी विचारधारा समाप्त हो गई। अभी वो लाउड स्पीकर से अजान वाला मामला आया था ना, जो राज ठाकरे ने उठाया था। कौशलेंद्र जी, लाउड स्पीकर वाले मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे काम किया और महाराष्ट्र सरकार ने कैसे काम किया, वो अंतर साफ पता है। चलिए मैं रामकृपाल जी के पास जाता हूं। रामकृपाल जी, जिस तरह से हम शिवसेना के वर्तमान संकट को 3 वजहों से समझ रहे हैं, वजह ठीक है आपकी समझ से? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, सीधी एक बात है, जितने भी विधायक इस समय गुवाहाटी में हैं, सब कह रहे हैं इस बात को जी कि हम शिवसेना या उसके नेतृत्व से असंतुष्ट नहीं हैं। हम आघाड़ी और ये जो कांग्रेस और एनसीपी है इनके खिलाफ हम चुनाव लड़ करके आए हैं जी। हमारे वोटर ने इनके खिलाफ हमको मत दिया है। ये बताइए कि अब उन्हीं वोटर के बीच जा करके किस मुंह से कहेंगे जी? और उसी एनसीपी और उसी कांग्रेस से जिसको जिनके खिलाफ जिसकी आलोचना करके हुआ है, आज उनके साथ सरकार मजबूरी बनाना पड़ा। लेकिन अब यह वक्त ऐसा आ गया है कि उनको लग रहा है कि अगर इस पे जरा सी भी देर हुई तो उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर है। बिल्कुल, सारे विधायक किसी कोई उद्धव साहब से कोई उनकी पर्सनल वो नहीं है। देखिए, शिंदे जी ने खुद ये बात वो कहा ही था कि आघाड़ी से संबंध खत्म कीजिए जी। यही उनकी पहली जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका पालन कीजिए। और हिंदुत्व जिसकी बात है, बात बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे फैसले रहे हैं, चाहे वो सावरकर का मामला हो, टीपू सुल्तान के नाम पे सड़क बनाने की बात, मतलब तरह तरह के फैसले। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं से उस आइडियोलॉजी पर जिस पर सूचना चलती थी बिल्कुल उससे समझौता तो हुआ है। बिल्कुल, और उसी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी जुड़ने के लिए, कौशलेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए, और श्यामा आपका भी अपडेट देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो ये हमने जो चर्चा की, ये महाराष्ट्र की स्थिति कहां तक पहुंची है और क्या निर्णायक दौर में पहुंच गई है, तो ये अब सभी की नजर है कि अब आगे वहां की राजनीति क्या मोड़ लेती है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस वक्त में बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग।
भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्न व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मैं सागर को स्वतंत्रता की तरह महसूस करती हूँ। सागर मेरी माँ और मैं उसकी बेटी हूँ। ये वो खिलाड़ी है जिसने पूरे देश में सर्फिंग के लहर की शुरुआत की। ये है तन्वी जगदीश। वो इस देश की पहली महिला पैडल बोर्डर है और इनके लिए आजादी का मतलब है सागर के साथ लहराना। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं समुद्र की शौकीन रही हूँ। हर रविवार को मेरे माता पिता मुझे समुद्र तट पर ले जाते थे। वहाँ एक नियम था, अगर तुम समुद्र तट पर जाते हो पानी में नहीं जा सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन ये मेरे लिए रुकावट नहीं बनी और पता नहीं बीच से लगाव हो गया। मैं हर रोज जाती थी और अभ्यास करती थी। हमेशा लड़कों के साथ अभ्यास करती थी और जब पहली नेशनल चैंपियनशिप में लड़कियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, वहाँ बहुत सारी लड़कियां भी मिली और सबका एक ही प्यार था और वो था समुद्र। मैं 2016 में 16 साल की उम्र में वर्ल्ड कप के लिए गई। वहीं पहली बार भारत स्टैंड अप पैडलिंग वर्ल्ड कप में भाग लिया। मैंने काफी अभ्यास किया, लोगों ने मुझे पसंद किया और समर्थन दिया। क्राउड फंडिंग से मैं फिजी पहुंच गई। वहां पर समारोह में हमें भारत का झंडा लेकर जाना पड़ता है। वो मेरे लिए एक गर्व की बात थी। मैंने जो कुछ भी हासिल किया, जैसा भी किया, इसके सामने ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। मेरा सबसे बड़ा सपना है एक समुदाय बनाना जहां लोग सीख सकें। जब लोगों को पता चला कि सिखाने के लिए यहाँ एक महिला प्रशिक्षक है, आपको अंदाजा भी नहीं है मैंने पिछले 3 सालों में कितनी लड़कियों को सिखाया है, क्योंकि मैं बचपन से यही सपना देखते आई हूँ। आपको सपने देखने का अधिकार है और उस सपने को हासिल करने का भी अधिकार है। बिल्कुल लहरों की तरह धैर्य रखें, डटे रहे, आगे बढ़िए और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखिए। तन्वी जगदीश ने भारतीय खिलाड़ियों के अगली पीढ़ी के लिए एक लहर की शुरुआत की। 7 समुद्र पर अपना परचम लहराएंगे। ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लेकर हम जल्द लौट आएंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग।
नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर हम बात करें, उससे पहले हम जरा ये बात करेंगे कि किस तरह से देश में जो उपचुनाव हो रहे हैं 3 लोकसभा सीटों, लेकिन उससे पहले जरा ये बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है कि मेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिला। हर प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन हैज बीन अप्रिशिएटेड अक्रॉस इंडिया बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी उनकी जो उम्मीदवारी है उसको भारत के सभी वर्गों द्वारा स्वीकार किया गया है और जिस तरह से उनकी प्रशंसा की गई। हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रास रूट्स प्रॉब्लम्स एंड विजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो उनकी समझ है ज़मीनी समस्याओं की समझ और जो भारत के प्रति, भारत के विकास के प्रति जो उनका नज़रिया है वो अपने आप में बेमिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का ये लब्बो लुबाब आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनडीए की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अभी दिल्ली प्रवास पर हैं। कल वो अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो इस पर हम आगे चल करके आपको और इससे जुड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं उपचुनावों की कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं और ख़ास तौर पर जो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो देश की 3 लोकसभा और 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 लोकसभा सीट और 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर और पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव, यही तीनों लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे पर सभी की नजर है क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने आजमगढ़ उपचुनाव में नहीं किया कोई प्रचार। उधर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो त्रिपुरा में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव है, तो राजधानी दिल्ली में 1 सीट राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। वहीं झारखंड में मंदार विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव है, यहां पर भी 1 सीट का उपचुनाव है। और आंध्र प्रदेश में आत्माकुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। तो इस तरह से ये 7 सीटें हैं जहां पर कि उपचुनाव है विधानसभा की सीटों पर। उपचुनावों में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा कर्मी मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। साथ ही लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था मतदान स्थलों पर की गई है और इन सभी उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो 26 जून को घोषित हो जाएंगे। तो जैसी हमने पहले आपको चर्चा की कि उत्तर प्रदेश की जो दोनों लोकसभा सीट हैं उसको लेकर सबसे ज्यादा हलचल है, सबसे ज्यादा चर्चा है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, सबसे पहले यही सवाल कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जाकर प्रचार नहीं किया, इसका क्या मतलब है? क्या अखिलेश क्या संकेत देना चाहते थे और किस वजह से नहीं किया? बाकी उस पर भी आऊंगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव। देखिए लालचंद जी, अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि वो बड़े नेता हैं, वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपचुनाव में भाग नहीं लेंगे। एक बात। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपनी साख बचाने का ये प्रयास हो, क्योंकि पूरा मुलायम परिवार वहां लगा हुआ है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव बूथ मैनेज कर रहे हैं, मुलायम का पूरा परिवार पसीना बहा रहा है, एक एक जगह पर जा रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मुलायम परिवार नहीं लगा है,
मुलायम परिवार पूरा लगा है। अखिलेश हो सकता है या तो ये बड़े नेता होने का संदेश देना चाह रहे हैं या साख बचाने की बात होगी कि कल अगर चुनाव हारते हैं, चूंकि आजमगढ़ का चुनाव टफ है, वहां मुस्लिम और यादव जो कॉम्बिनेशन है वो गुड्डू जमाली के आने के कारण टूट रहा है। मुस्लिम उलेमा संघ ने कहा कि मुस्लिम मतदाता गुड्डू को वोट दे, तो ये जो चीजें हैं उसको लेकर के हो सकता है अखिलेश आजमगढ़ नहीं गए हों। और रामपुर में अखिलेश के जाने की कोई जरूरत नहीं, आज रामपुर में तो आजम खां खुद ही आंसू बहा करके वोट मांग रहे हैं। तो अगर आंसुओं से वोट मिल रहा है तो रामपुर में मिल जाएगा, वहां जरूरत नहीं, जहां जरूरत है वहां डर है साख बचाने का, इसलिए नहीं गया, मुझे जो लग रहा है। लालचंद रामेंद्र, जो दोनों सीटें हैं आजमगढ़ और रामपुर, दोनों सीटें काफ़ी चर्चा में रही हैं, दोनों सीटों से बड़े नेता जीतते रहे हैं, सपा के नेता जीतते रहे। इस बार जो ये उपचुनाव का समीकरण है, दोनों सीटों पर प्रमुख उम्मीदवार कौन से हैं जिनको रेस में माना जा रहा है? देखिए, दोनों सीटों में जैसे रामपुर की बात करते हैं, घनश्याम लोधी जी हैं, आसिम रजा साहब हैं, तो आजम खां आसिम रजा साहब के साथ लगे। घनश्याम लोधी सपा बसपा होते हुए भाजपा में, और लोधी बहुसंख्यक वोट है जो कभी घनश्याम लोधी के कारण सपा को भी मिलता रहा, बसपा को भी मिलता रहा। तो सपा चुनाव रामपुर का भी टफ है और चुनाव आजमगढ़ का भी टफ है, क्योंकि गुड्डू जमाली बसपा से लड़ रहे हैं, दिनेश लाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव मुलायम परिवार के हैं, वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो एक जगह त्रिकोणीय चुनाव है, एक जगह आमने सामने का चुनाव है। देखिए, ये जो दोनों लोकसभा चुनाव है एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रयोग है कि आमने सामने के चुनाव में हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणीय चुनाव में हम क्या कर सकते हैं। शायद ये जो रणनीति है वो अगले लोकसभा चुनाव में दिखेगी कि हम किस तरीके से अगला चुनाव लड़े, किस तरीके से भाजपा लड़े, किस तरीके से सपा लड़े, किस तरीके से बसपा लड़े, ये इस सारी चीजों में दिखेगा आपको। और ये प्रयोग भी है लालचंद जी, उपचुनाव बिल्कुल ये प्रयोग है, और इसीलिए इस प्रयोग का जो नतीजा निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, उस पर इसीलिए सभी की बहुत तेज दृष्टि है और ये साफ हो पाएगा 26 जून को। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उपचुनाव पर जानकारी दे रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब उस खबर पर चर्चा करेंगे जिसका मैंने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ हलचल है। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। मैं सागर को स्वतंत्रता की तरह महसूस करती हूँ। सागर मेरी माँ और मैं उसकी बेटी हूँ। ये वो खिलाड़ी है जिसने पूरे देश में सर्फिंग के लहर की शुरुआत की। ये है तन्वी जगदीश। वो इस देश की पहली महिला पैडल बोर्डर है और इनके लिए आजादी का मतलब है सागर के साथ लहराना। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं समुद्र की शौकीन रही हूँ। हर रविवार को मेरे माता पिता मुझे समुद्र तट पर ले जाते थे। वहाँ एक नियम था, अगर तुम समुद्र तट पर जाते हो पानी में नहीं जा सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन ये मेरे लिए रुकावट नहीं बनी और पता नहीं बीच से लगाव हो गया। मैं हर रोज जाती थी और अभ्यास करती थी। हमेशा लड़कों के साथ अभ्यास करती थी, और जब पहली नेशनल चैंपियनशिप में लड़कियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, वहाँ बहुत सारी लड़कियां भी मिली और सबका एक ही प्यार था, और वो था समुद्र। मैं 2016 में 16 साल की उम्र में वर्ल्ड कप के लिए गई। वहीं पहली बार भारत स्टैंड अप पैडलिंग वर्ल्ड कप में भाग लिया। मैंने काफी अभ्यास किया, लोगों ने मुझे पसंद किया और समर्थन दिया। क्राउड फंडिंग से मैं फिजी पहुंच गई। वहां पर समारोह में हमें भारत का झंडा लेकर जाना पड़ता है। वो मेरे लिए एक गर्व की बात थी। मैंने जो कुछ भी हासिल किया, जैसा भी किया, इसके सामने ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है।
मेरा सबसे बड़ा सपना है एक समुदाय बनाना जहां लोग सीख सकें। जब लोगों को पता चला कि सिखाने के लिए यहाँ एक महिला प्रशिक्षक है, आपको अंदाजा भी नहीं है मैंने पिछले 3 सालों में कितनी लड़कियों को सिखाया है, क्योंकि मैं बचपन से यही सपना देखते आई हूँ। आपको सपने देखने का अधिकार है और उस सपने को हासिल करने का भी अधिकार है। बिल्कुल लहरों की तरह धैर्य रखें, डटे रहे, आगे बढ़िए और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखिए। तन्वी जगदीश ने भारतीय खिलाड़ियों के अगली पीढ़ी के लिए एक लहर की शुरुआत की। 7 समुद्र पर अपना परचम लहराएंगे। ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियाँ लेकर हम जल्द लौट आएंगे। आजादी की अमृत कहानियाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो हलचल, जो सरगर्मी है, उस पर बात करेंगे, क्योंकि एनडीए की प्रत्याशी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुआ राजनीतिक हलचल तेज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुका है और इसी क्रम में एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और अभी जो हमने आपको जानकारी दी थी, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है और कल द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो 27 जून को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दोनों प्रमुख उम्मीदवार अपने लिए बहुमत जुटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनडीए के पास हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5,26,000 से भी ज्यादा वोट है और जीतने के लिए महज कुछ हजार वोट की ही एनडीए उम्मीदवार को जरूरत है, यानी द्रौपदी मुर्मू को कुछ हजार वोट ही चाहिए। बीजेडी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है और वाईएसआर कांग्रेस का भी अगर समर्थन मिल जाता है तो 43,000 वोट मिल जाएंगे और आसानी से बहुमत का आंकड़ा द्रौपदी मुर्मू पार कर लेंगी। एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के सामने आने से विपक्ष के समीकरण पर भी दबाव पड़ रहा है। यूपीए गठबंधन में भी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर बदल रही है सोच। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कई पार्टियों के नेता, कई दिग्गज नेता भी इस समय उपस्थित रह सकते हैं जब द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी कल। और क्या कुछ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल चल रही है, इस पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं कुमार आलोक, द्रौपदी मुर्मू दिल्ली आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है।
किस तरह से ऐसा लगता है कि लगातार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में पार्टियां और नेता आते जा रहे हैं? आलोक जी, अगर बात करेंगे एनडीए के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, सबसे पहले वो यहाँ पर एयरपोर्ट पे आई और एयरपोर्ट पे जब वो आई तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। चाहे वो शेखावत जी की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों, तो इन मंत्रियों के अलावा बड़ी संख्या में सांसद भी थे और बड़ी संख्या में समर्थक भी थे जो उनको ग्रीट करने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद उनका काफिला सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। माना यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद फिर अभी हम यहाँ उड़ीसा भवन में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उड़ीसा भवन में आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन कहें, यहाँ पे मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है और एक तरह से यहाँ पर पूरा राजनीतिक हलचल प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर के एनडीए के खेमे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ रहेगा जब तक यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर रहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उनका नॉमिनेशन है, हालांकि नॉमिनेशन की टाइमिंग अभी निर्धारित नहीं हुई है कि कब नॉमिनेशन होगा। कुछ समय के बाद उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो ये जो उड़ीसा भवन रहेगा एक तरह से केंद्र रहेगा, राजनीतिक केंद्र रहेगा और यहाँ पर मिलने वाले, उनसे मिलने वाले, उनसे समर्थन जताने वाले यहाँ पर पहुंचेंगे। माना यह भी जा रहा है कि कुछ शाम को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे मिलेंगे। और जहां तक आपने समीकरणों की बात की तो एक तरह से बिल्कुल मामला आसान होते जा रहा है, खासकर द्रौपदी मुर्मू के लिए। जिस तरीके से नवीन पटनायक को ममता बनर्जी ने विपक्ष के कैंडिडेट चुनने को लेकर उनको चिट्ठी भेजी थी, 22 दलों को भेजी थी और वो नहीं आए थे नवीन पटनायक। और जैसे ही कैंडिडेट का नाम एनडीए की ओर से प्रस्तावित हुआ, ठीक तुरंत बाद वहां ओडिशा के मुख्यमंत्री ने समर्थन देने की घोषणा की। तो ये ममता बनर्जी और अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी चीज, नीतीश कुमार ने भी तुरंत समर्थन का ऐलान किया। इसके बाद सबसे जो बड़ा प्रेशर पड़ रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पड़ रहा है, कई दलों पर पड़ रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नेताओं का दबाव है कि एक ऐसी कैंडिडेट जो ट्राइबल वर्ग से आती है और उसको ट्राइबल की राजनीति आप करते हैं झारखंड मुक्ति बने रहिए हमारे साथ। मैं चलता हूं जरा सलाहकार संपादक अपने विनोद मिश्र जी के पास। तो ये आत्मघाती होगा उनके लिए। बहुत बड़ा प्रेशर झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर पड़ रहा है। तो देखना है कि वो इस प्रेशर से कैसे। आलोक, मैं लौटता हूं आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है उस मुलाकात के बाद और उन्होंने लिखा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया है, उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहा गया। जब द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने लिखा, जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए विजन बेजोड़ है। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी है और उन्होंने उनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में लिखा है कि किस तरह से जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ है और भारत के विकास को लेकर के उनका क्या विजन है। तो ये इस वक्त का ब्रेकिंग न्यूज की एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी मुलाकात के बाद उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू आज ही दिल्ली पहुंची हैं ओडिशा से और उसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कल वो अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार इस बार राष्ट्रपति पद के लिए बनाया गया है और दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उनके उम्मीदवार हैं। लेकिन जब से द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीरें और ये मुलाकात की तस्वीरें
अब जैसा कि हम जानते हैं कुछ ही देर पहले द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंच चुकी हैं आज और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों के द्वारा सराहा गया। जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए उनका विजन बेजोड़ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं और इस मुलाकात में दोनों कुछ बातचीत करते हुए, कुछ विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तब से लगातार उनके समर्थन में जो कई दल हैं, कई नेता हैं, वो आ रहे हैं और उनके लिए अपने समर्थन की घोषणा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के बीच हुई मुलाकात की और उसी मुलाकात के बाद ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी दी है इस मुलाकात के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के बीच की ये मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू राजधानी नई दिल्ली पहुंची हैं ओडिशा से और उसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये मुलाकात और इसके बाद वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों का, नेताओं का समर्थन मिले और उनके पक्ष में लगातार जो कई पार्टियां हैं, कई नेता हैं, वो समर्थन का ऐलान भी कर रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने सबसे पहले मुलाकात के बारे में जानकारी दी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने लिखा उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों के द्वारा सराहा गया। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली आकर अपने अभियान की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, लगातार समर्थन उनके लिए बढ़ता जा रहा है, क्या आगे चल करके अगर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है या एक बड़ी लीड लेती हुई दिख रही हैं द्रौपदी मुर्मू? विनोद जी। लालजी, जैसा आपने देखा अभी प्राइम मिनिस्टर का जो आप ट्वीट आप पढ़ रहे थे, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज था उसमें उन्होंने साफ तौर से बताया था। उन्होंने कहा है कि ये ज़मीनी जो समस्या है उससे कितनी वाकिफ़ है और इन समस्याओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो आज ही हम कहीं पढ़ रहे थे, मीडिया की एक रिपोर्ट में देख रहे थे कि झारखंड में जब वो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू, तो आप सोचिए कि एक गवर्नर से वहाँ के लोग, कई लोग जो है वो अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुँच जाते थे और राशन कार्ड बनवाने तक की बात जो है द्रौपदी मुर्मू करती थी और वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर्स थे उनको फ़ोन करती थी और उनकी सुविधा में जुटी रहती थी जी। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जब कह रहे हैं कि जो समाज के हर वर्ग या हर तरह के लोगों ने इस चीज़ को ये किया है, एक्सेप्ट किया है और उसकी प्रशंसा की है, तो जाहिर सी बात है कि ये द्रौपदी मुर्मू की अपनी एक पर्सनैलिटी है और एक पर्सनैलिटी है कि वो जमीन से जुड़ी हुई, कैसी आप कह सकते हैं कि एक शिक्षिका, एक टीचर के रूप में उन्होंने अपने करियर को, अपने जीवन की शुरुआत की थी एक गरीब इलाके से आते हुए उड़ीसा से, और उसके बाद वो सत्ता के शिखर पे पहुंचती है जब आप सोचिए कि वो एक कैबिनेट, एक मिनिस्टर होती है नवीन पटनायक की मिनिस्ट्री में, उसके बाद वो गवर्नर होती है और आज देश के सर्वोच्च नागरिक होने का जो उनका एक गौरव मिलने वाला है, जो एनडीए की तरफ से उनको प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसके पीछे उनका अपना एक व्यक्तित्व भी है, उनके पीछे अपना उनका संघर्ष भी है और इसी संघर्ष और उन्हीं चीज़ों के बात को प्राइम मिनिस्टर एक तरह से अपने ट्वीट में उल्लेख कर रहे थे। जहाँ तक बात आपने कहा कि यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार को लेके, अब ये कि यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार को लेके जिस तरह से गाजे बाजे के साथ ममता बनर्जी ने यहाँ 22 पार्टियों की एक मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद उनको ये बताया गया था कि 3-4 और उम्मीदवार के नाम सामने आए और सारे उम्मीदवार जब एक एक करके अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, तब लास्ट में टीएमसी के नेता होने के कारण ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को आगे किया। यशवंत सिन्हा अभी उम्मीदवार तो हैं
लेकिन सवाल ये है कि जो उम्मीदवार बनाने का जो सबसे करता धरता शरद पवार थे, वो अपने खुद सरकार बचाने के लिए, एमबीए के सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र में संघर्ष कर रहे हैं। तो परिस्थिति उनके सामने में है कि वो किस तरह से राष्ट्रपति इलेक्शन को किस रूप में ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन है, देश का एक बहुत प्रेस्टिजियस, और आप कह सकते हैं कि एक हेड ऑफ जो कंट्री है उनके इस तरह की चीजें हो रही है, तो ये सारी प्रक्रिया उसी तरह से है। लेकिन उसमें यशवंत सिन्हा एक कद्दावर नेता है, उनको भी अपनी एक समझ है, लेकिन फर्क है दोनों के पर्सनालिटी में। आप देखिए एनडीए का एक, अगर आप बैकग्राउंड देखें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो अभी तक 3 बार मौका मिला है प्रेसिडेंट चुनाव करने का एनडीए का, तो हर बार एनडीए ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम्बल बैकग्राउंड के लोगों को सामने बुलाए, जिनका एक एक्सेप्टेंस हो, जिनके बारे में देश की समझ हो और जिनका देश से साथ में सरोकार हो। और इस मामले में आप देखें कि द्रौपदी मुर्मू भी एक अव्वल नजर व्यक्तित्व के रूप में नजर सामने आते हैं। और इसीलिए जो आप कह रहे थे कि कई पॉलिटिकल पार्टी पे ये दबाव है, यूपीए के भी पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव है कि अगर वो चुनने जाते हैं तो उनका विवेक वहां पे क्या काम करता है। बिल्कुल लालचंद जी, बिल्कुल। जिस तरह से चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए ने राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद को बनाया, और उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू को भी एनडीए जो है वो बना रही है, एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक बार बार जो चर्चा हो रही है विनोद जी, जिसका जिक्र आपने भी आखिर में किया, कि यूपीए के दलों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, कई दलों पर, कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल पर और भी कई दलों पर इस तरह का दबाव बढ़ रहा है, तो ये समर्थन और ज्यादा बढ़ सकता है, यूपीए के कई दलों से भी समर्थन मिल सकता है। देखिए लाल जी, एक तो आप देखिए कि इलेक्शन का एक थोड़ा सी तस्वीर आप देखेंगे तो पूरा क्लियर है। बीजेपी और एनडीए को आप घटक के दलों का जो आप वोट की देखें तो उनको मात्र 1% वोट की जरूरत है द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए, और वो 1% वोट है सिर्फ बीजेडी के समर्थन में आने के साथ ही पूरा हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसमें खेल में, इस इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा फाइट सामने में लोगों को नहीं दिख रहा है। अब ये है स्कोर करने का कि द्रौपदी मुर्मू का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है और जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आती है, तो आज जब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इसके बदले में अगर ये कैंडिडेट होता, तो अब वो बात मान रहे हैं कि अगर ये छत्तीसगढ़ से अगर वो इस तरह द्रौपदी मुर्मू को अगर विरोध करते दिखेंगे तो इनका कोई पॉलिटिकल उनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बात लग रहा है कि संथाली बैकग्राउंड का एक हम्बल जो पर्सनालिटी है द्रौपदी मुर्मू, महिला आदिवासी बड़ी नेता रही है, अगर उनको सामने में आते हुए वो नहीं दिखते हैं तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल लॉस उनको लगे। तो ये सारी चीजें समीकरण हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने में है, और इसलिए जब आप देखेंगे जब 18 जुलाई को इलेक्शन होगा तो बहुत पॉलिटिकल पार्टी जब अपनी विवेक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें व्हिप नहीं है, तो आप इसमें उस चीज को जरूर सामने में रखेंगे, क्योंकि ये जीती हुई कैंडिडेट तो वैसे ही दिख रही है, तो ये जीत का मार्जिन क्या होता है वो इस पे डिपेंड करेगा। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि व्हिप जो है, व्हिप की व्यवस्था है नहीं इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।